हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। तो आज हम अपनी एनसीएफ का चैप्टर 7 करेंगे, समय का नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग द टाइम। टाइम सबके लिए कितना ज़रूरी है ये आप सभी को पता होगा। क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है गाइस। मेहनत ज़ोर शोर से करते रहिए। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को कि हम अपने बच्चे के लिए फाउंडेशन स्टेज पे किस तरीके से अपने समय को ऑर्गेनाइज करें ताकि हर एक एस्पेक्ट को बच्चे के लिए टाइम मिल सके और बच्चा अच्छी तरीके से स्कूल में एडजस्ट हो सके। तो वो सब हम अपना इस चैप्टर में देखेंगे। बच्चे के लिए एक सादी और सुव्यवस्थित दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी दिनचर्या बच्चे को सुरक्षित एहसास देती है क्योंकि वे जानते हैं कि दिन भर में क्या क्या होगा। यह एहसास उन्हें किसी भी जगह पर अच्छी तरह से रमने में मदद करेगा। अगर बच्चे को पता होगा कि उसका टाइम टेबल क्या है, अब जैसे टीचर हमें सर्कल टाइम में बैठाएगी, फिर टीचर हमें बाहर लेके जाएगी, फिर टीचर हमें इंडोर एक्टिविटी करवाएगी, फिर हमारा लंच ब्रेक होगा, तो इस तरीके से बच्चे को पता होगा तो बच्चा काफ़ी सहज और आसान महसूस करेगा कि हाँ, मुझे पता है कि हमारे क्लासरूम में क्या क्या अब होने वाला है। चैप्टर काफ़ी छोटा है, इंटरेस्टिंग है। देखो, ये टीचर क्लासरूम में बच्चों को एक्टिविटी करवा रही है। ये आउटडोर एक्टिविटी का पार्ट है। ये खेल आप सभी ने भी खेला होगा, अगर आपको याद है तो। किस किस ने ये गेम खेला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इस खेल का नाम क्या है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। देखो, आप देख सकते हैं, ये यहाँ से दो बच्चे शुरू करेंगे और इस तरीके से इनमें शायद कूद के। इस खेल का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। 7.1 दिन का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज द डे। बच्चे को अपने आसपास के वातावरण की जांच पड़ताल में मजा आता है। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके लिए खेल आधारित किंतु मार्गदर्शित और संरचित स्ट्रक्चर्ड गतिविधियां आयोजित करने की ज़रूरत होती है। फाउंडेशन स्टेज में हमें खेल खेल में बच्चे को सिखाते हैं, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं फिर उनके लिए मार्गदर्शित गाइडेड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी हमें आयोजित करनी चाहिए। पूरे दिन के लिए ध्यानपूर्वक योजना की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे के विकास के सभी क्षेत्रों पर पर्याप्त समय और ध्यान दिया जा सके। वैसे हर विकास क्षेत्र की गतिविधि दूसरे विकास के क्षेत्र से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए, एक अच्छी कहानी भाषा के विकास में तो मदद करेगी ही, साथ ही साथ बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में भी मदद करेगी। हर एक एस्पेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। तय की गई दिनचर्या सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को ऐसे अधिक से अधिक अवसर मिले जहां वे हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के अनुभव प्राप्त कर सके। रोज की दिनचर्या के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। संस्थान के लिए नियम, कायदे और काम करने के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या। काम के लिए हर रोज निर्धारित घंटों के आधार पर दिन का आयोजन करना चाहिए कि कितने दिन बच्चे का स्कूल लगेगा, जैसे कि 5 दिन लगेगा या 6 दिन बच्चे का स्कूल लगेगा वीक में, और कितने घंटे, 4 घंटे का स्कूल लगेगा या 6 घंटे का स्कूल लगेगा। तो उस बेस के आधार पर हम बच्चे की दिनचर्या को निर्धारित करते हैं। हर गतिविधि की योजना बनाते समय बच्चे की ध्यान अवधि, अटेंशन स्पैन, जिसे छोटे बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता है, बड़े बच्चों का अटेंशन स्पैन ज़्यादा होता है, तो उसके आधार पर मद्देनजर रखते हुए बच्चे द्वारा शुरू की गई गतिविधि और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शित गतिविधियां, सामूहिक, पूरा समूह या छोटा समूह तथा व्यक्तिगत और जोड़ी वाली गतिविधियां, एक के बाद एक होने वाली गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखेंगे। मसलन खेल कूद की गतिविधियां बाद में, शांत गतिविधियां सामूहिक गतिविधियों के बाद, व्यक्तिगत गतिविधियां बाद में की बाहर की गई गतिविधियों के बाद कमरे के अंदर की गतिविधियां। तो सब में एक बैलेंस्ड वे होना चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ ही हमेशा करवाते हैं या इंडोर एक्टिविटीज़ ही हमेशा करवाते हैं तो बच्चे ऊब जाएंगे। नहीं, आपको सभी चीज़ों में संतुलन रखना है। इसी तरह कला और दस्तकारी, बाहर खेले जाने वाली फ्री प्ले आदि सभी को पूरे दिन में पर्याप्त समय और फोकस मिलना चाहिए। 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए रोजमर्रा की दिनचर्या का चित्रण यहाँ पे दिया गया है। 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए रोजमर्रा की दिनचर्या को सुनिश्चित करने के कई तरीके हो सकते हैं। 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पहला उदाहरण उन संदर्भों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है जहाँ बच्चे सर्कल टाइम, कहानी समय, अवधारणा के लिए समय, संख्या पूर्व ज्ञान जैसे शिक्षक द्वारा निर्देशित गतिविधियों से अनुभव प्राप्त करते हैं। साथ ही जहाँ बच्चों के लिए फ्री प्ले और कॉर्नर टाइम, इनमें अलग और स्वतंत्र गतिविधियां होती हैं। तो एक तरीके का दिनचर्या का नियोजन हम इस तरीके से कर सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ये टाइम टेबल के थ्रू आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे टाइम दिया गया है कि एक एक्टिविटी कब से शुरू होगी और कब तक होगी।
अवधि कितने समय की होगी और गतिविधि क्या करवाएंगे हम। सुबह की दिनचर्या है, फ्री प्ले, कॉर्नर टाइम सब इंक्लूड है। जैसे बच्चे का स्कूल 9:30 बजे लगा और 10:15 तक मतलब 45 मिनट तक बच्चे को हम सर्कल टाइम में बैठाएंगे। एक सर्कल में बच्चे बैठे होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो सर्कल टाइम हम बच्चे को 45 मिनट के लिए करवाएंगे। फिर 10:15 से 10:30 तक मतलब 15 मिनट के लिए बच्चों का नाश्ते का समय होगा। देन 10:30 से 15 मिनट के लिए कविता, गीत, संगीत, कोई भी हम छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं बच्चों के लिए, उछल कूद, गेम मूवमेंट, ताकि बच्चे वार्म अप हो जाएं एक्टिविटी के लिए। फिर 11:45 से, यहाँ पे टाइम गलत लिखा हुआ है, 12:45 होना था। अवधारणा पर काम, संख्या पूर्व अवधारणा सिखाएंगे बच्चे को। यहाँ पे टाइम में गड़बड़ दी गई है, आई थिंक यहाँ थोड़ा टाइम का गड़बड़ हो गया है। देखो गाइस, यहाँ पे सेम टाइम लिखा हुआ है, तो आप मतलब बस अंदाजा ले ले। देखो 45 मिनट के लिए सर्कल टाइम करवाएंगे, 15 मिनट के लिए नाश्ता, फिर 1 घंटे के लिए बच्चे को हम संख्या पूर्व अवधारणा मतलब लैंग्वेज और मैथ से रिलेटेड एक्टिविटी कराएंगे। फिर 30 मिनट के लिए बच्चे को आर्ट, फ्री प्ले करवाएंगे। फिर 45 मिनट का फिर से कॉर्नर टाइम दिया जाएगा बच्चे को। फिर 45 मिनट का भोजन आवश्यक। 3 से 4 साल के बच्चों की छुट्टी कर देंगे, और जो 4 से बड़े साल के बच्चे हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। शुरुआती पढ़ना लिखना, कहानी सिखाएंगे और खेल कूद, और फिर छुट्टी हो जाएगी। तो ये बस आपको थोड़ा माइंड में रखना है कि बच्चे का पहले सर्कल टाइम होता है, जो सर्कल टाइम लगभग 45 मिनट्स का होता है। तो इस तरीके से आपके बस माइंड में होना चाहिए, रटना नहीं है, बस एक बार देख लो। अब दूसरा उदाहरण यहाँ दिया गया है, जहाँ कम बच्चे हैं, उनके आसपास काफ़ी अलग अलग तरह की उपयुक्त सामग्री भी अंतक्रिया के लिए उपलब्ध है, और जहाँ जोर खुद से सीखने पर होता है, बच्चे खुद ही धैर्यपूर्वक सामग्री का उपयोग करना सीखते हैं। दूसरी एक्टिविटी ये है, बच्चे को कार्य समय, वर्क टाइम दिया जाता है, और इस दौर में जो गतिविधियाँ करना चाहता है उसका चयन वे खुद कर सकते हैं और अपनी पसंद की गतिविधियों का चयन करते हैं। उन गतिविधियों के लिए उपलब्ध सामग्री का अपनी मर्जी से उपयोग करते हैं। शिक्षक बच्चों की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं और ज़रूरत के अनुसार मदद करते हैं। कार्य समय के दौरान बच्चों द्वारा किए गए काम के आधार पर शिक्षक हर बच्चे के लिए आगे की गतिविधियां तय करता है। विकास के विभिन्न क्षेत्र, उदाहरण के लिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा संज्ञा को ध्यान में रखते हुए गतिविधि, इन गतिविधियों के लिए जरूरत सामग्री को व्यवस्थित करते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे। सुबह का दिनचर्या और चुपचाप खेले जाने वाले खेल, जैसे 9:30 से 10:15 तक 45 मिनट का सर्कल टाइम होगा, जिसमें बच्चे बातचीत, गीत, कविताएं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर 15 मिनट के लिए बच्चे का नाश्ता, 1 घंटा 45 मिनट के लिए कार्य समय, मतलब जो भी बच्चे को काम हम क्लासरूम में करवाएंगे वो। फिर 45 मिनट के लिए कला, दस्तकारी, खेल, फ्री प्ले आदि। 45 मिनट के लिए भोजन आवश्यक, मतलब भोजन करेंगे बच्चे। 3 से 4 वर्ष तक के बच्चों की छुट्टी कर देंगे, और फिर जो 4 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए भाषा और शुरुआती पढ़ना लिखना सिखाएंगे हम, और फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी। इन दोनों उदाहरणों में स्कूल का कुल समय 5.5 घंटे है, मतलब 5.5 घंटे है दोनों का समय। इसमें लगभग 4.5 घंटे 4 से 6 साल के बच्चों को सक्रिय रूप से निर्देशित सीखने सिखाने के लिए हैं। मतलब 4.5 घंटे 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों के सीखने सिखाने के लिए हैं। तो टोटल स्कूल का टाइम कितना दिया गया है यहाँ? 5.5 घंटे। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे 3 से 4 वर्ष के बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, तो 3 से 4 वर्ष तक के बच्चे का 4 हावर का स्कूल लगेगा, और यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा हमारा जो 4 से 6 वर्ष तक का बच्चा, 4 से 6 ईयर्स तक के बच्चे का हमारा 5.5 घंटे का स्कूल लगेगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि 4 से 6 वर्ष तक के बच्चे का हमारा 5 घंटे का टाइम होगा स्कूल का, और 3 से 4 वर्ष का 4 हावर का टाइम होगा। 6 से 8 साल के बच्चों के लिए दैनिक साप्ताहिक दिनचर्या का चित्रण। 6 से 8 साल तक के बच्चों के लिए रोज की दिनचर्या थोड़ी लंबी होगी और कुछ हद तक ज़्यादा व्यवस्थित होगी। जहाँ 3 से 6 साल के बच्चों के सभी भाषाओं पर एक साथ काम किया जा रहा था, वहीं इस उम्र के बच्चों के हर भाषा के लिए कुछ निश्चित समय देना जरूरी है। साक्षरता, संख्या, ज्ञान, कला के लिए विशेष खंड शामिल किए जा सकते हैं। पहली भाषा लैंग्वेज 1 के लिए 90 मिनट और द्वितीय भाषा लैंग्वेज 2 के लिए 60 मिनट का समय होना चाहिए। गणित और संख्या ज्ञान के लिए पूरे दिन के 60 मिनट का समय जरूरी होगा। मतलब जो मैथ है और जो भी हमें बच्चे को नंबर सेंस सिखानी है, नंबर कॉन्सेप्ट सिखाना है, उसके लिए हमें पूरे दिन में से 1 घंटा देना ज़रूरी है 6 से 8 साल तक के बच्चे के लिए, जैसा कि आपने चैप्टर 4 में हमने पढ़ा भी था। अब आप इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं
30 मिनट के लिए हमने 6 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए भी सर्कल टाइम रखा, जिसमें बच्चे उछल कूद, खेल, कविताएं कर सकते हैं। फिर 30 मिनट के लिए लैंग्वेज 1 में मौखिक भाषा और 30 मिनट फिर शब्द पहचान करवाएंगे, हम नए शब्दों को पहचानवाएंगे बच्चे से। 15 मिनट के लिए फिर बच्चे का स्नैक ब्रेक होगा, नाश्ता। 1 घंटे के लिए फिर गणित करवाएंगे हम, जैसा कि हमने पढ़ा, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। 30 मिनट के, अब जैसे पूछ लेगा एग्जाम में कि 6 से 8 वर्ष तक के लिए हमें मैथ्स के लिए बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए दिन का, 30 मिनट, 1 घंटा, 40 मिनट, या समय नहीं देना चाहिए या पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, तो 1 घंटा हमें बच्चे का देना है। फिर 30 मिनट के लिए हम बच्चे को लैंग्वेज 1 में पढ़ना लिखना सिखाएंगे, फिर बच्चे का लंच ब्रेक होगा, फिर 1 घंटे के लिए हम लैंग्वेज 2 में मौखिक भाषा शब्द पहचान सिखाएंगे और 30 मिनट के लिए बच्चे को खेल करवाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा समय होने की विभिन्न गतिविधियों जैसे कला, खेलकूद, बागवानी आदि के लिए भी अधिक समय मिल पाएगा। उदाहरण के लिए नीचे दी गई साप्ताहिक समय सारणी को देखें, इस तरह की संभावनाओं को दर्शाती है जैसे कि पहले। अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डे वाइज दिया गया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के हिसाब से भी बांट दिया गया है। जैसे कि 1 घंटे के लिए गणित सिखाया जाएगा, सोमवार को, मंगलवार को भी गणित, लेकिन बुधवार को हम लैंग्वेज 2 पढ़ा देंगे बच्चे को, फिर शुक्रवार को दोबारा से लैंग्वेज 2 करवा देंगे। फिर 10 से 10:45 तक लैंग्वेज 1 करवाएंगे डेली वीक में। फिर बच्चे का नाश्ता होगा, फिर 1 घंटे के लिए हम लैंग्वेज 1 सिखाएंगे डेली, फिर लैंग्वेज 2 सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को हम गणित करवा देंगे बीच में और शुक्रवार को हम आर्ट करवा देंगे। फिर बच्चे का लंच ब्रेक होगा। तो इस तरीके से हम बच्चे को डेज को भी बांट सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे क्या करवाएंगे। फिर लास्ट में लाइब्रेरी के लिए, बागवानी के लिए, खेल के लिए, बागवानी, ऐसी तरीके से समय बांट सकते हैं। स्कूल का वार्षिक कैलेंडर, एनुअल स्कूल कैलेंडर, स्कूल का कैलेंडर एक वार्षिक योजना होती है जो ये बताता है कि कब कौन से खास कार्यक्रम, घटनाएं होंगी। शिक्षक इसके अनुसार अपनी कक्षा की गतिविधियों की भी योजना बना सकता है। ये विद्यार्थियों और उनके परिवार को भी सूचित करता है कि स्कूल में कब क्या होने वाला है। पेरेंट्स को पता होगा कि मेरे बच्चे के स्कूल में ऐसे ऐसे ये चीजें होंगी, तो वो डिस्कशन कर पाएंगे बच्चे के साथ घर में, ताकि वे इस तरह की तैयारी कर सके। स्कूल का एक कैलेंडर सभी की पहुंच में होना चाहिए, अभिभावकों को भी मिलना चाहिए और परिवार को भी। स्कूल का एक कैलेंडर जिसमें स्कूल के सभी खास कार्यक्रम का विवरण हो, उसमें समय का विवरण हो, स्कूल का अकादमिक वर्ष शुरू होने के साथ ही बना दिया जाना चाहिए। जैसे कि हमारा ईयर शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स को दे देना चाहिए। इसमें स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। किसी स्कूल की खास परिस्थितियों को देखते हुए जरूरत के अनुसार कुछ छोटे मोटे परिवर्तन समय के अनुसार हम कर सकते हैं। ये नहीं कि फिक्स्ड, बिल्कुल रिजिड, की इसी ही फॉलो करना है। कैलेंडर में वर्ष भर में होने वाले स्कूल के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण होता है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा एनुअल कैलेंडर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें ये हो सकते हैं, स्कूल की अवधि की छुट्टियां होनी चाहिए, वार्षिक उत्सव होने चाहिए, खेल दिवस कब कौन से होगा, स्कूल के अन्य कार्यक्रम, प्रदर्शनी, फील्ड ट्रिप, अभिभावक शिक्षक बैठक, शिक्षक की पेशेवर तैयारी के लिए होने वाले कार्यक्रम, स्कूल की बैठकें, ये सभी हमारे एनुअल कैलेंडर में शामिल होंगे। पढ़ाए जाने वाले विषय का एक वार्षिक कैलेंडर भी बनाया जा सकता है कि वर्ष में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। इसमें शिक्षकों को अपनी कक्षा के लिए गतिविधि बनाने और पाठ्यचर्या में कितने आगे बढ़ पाए इसका विवरण रखने में भी मदद मिलेगी। तो हमारा 7 चैप्टर हो गया है फिनिश। कल हम करेंगे अपना 8 चैप्टर। चैप्टर काफी छोटा था, होप आपको समझ आया होगा।